नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम को देखते हुए हमने फिर से आपके लिए रेलवे की सीरीज को स्टार्ट किया है। आज हम आपको पिछले बार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर संपन्न हुआ था उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये रीजनिंग का हमारा 8वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 7 वीडियोज कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 28 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, तर्क और धारणा से क्वेश्चन आया है। तर्क को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सी धारणाएं आपको तर्क के अनुसार सही लग रही है। देखिए तर्क में लिखा गया है, कई लोगों के लिए समय पर उनके कार्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो परिवहन का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगर आपको समय पर कार्यालय पहुंचना है तो मेट्रो परिवहन जो है एक मुख्य स्रोत है। अब धारणा देखते हैं कौन सी धारणा इसकी सही हो सकती है। मेट्रो परिवहन का एकमात्र उपलब्ध स्रोत है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए एकमात्र उपलब्ध स्रोत नहीं है, और भी स्रोत हैं जाने के लिए, लेकिन अगर समय पर पहुंचना है तो मेट्रो परिवहन जो है एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। स्रोत तो कई हैं, लेकिन अगर समय पर पहुंचना है तो मेट्रो बढ़िया है। मेट्रो परिवहन एकमात्र ऐसा स्रोत है जो समय पर चलता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए समय पर चलने के कारण ही कार्यालय पहुंचने वाले लोग जो हैं मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि मेट्रो जो है वो समय से चलती है, इसलिए कार्यालय पहुंचने वाले लोग मेट्रो को पकड़ना चाहते हैं। तो कौन सी इसमें धारणा सही होगी? केवल धारणा 2 जो है वो अनुसरण करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, उस अक्षर का आपको चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर देखिए आपको 5 अल्फाबेट दिए गए हैं, PEIOU। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप? देखिए अगर हम लोग वावेल की बात करेंगे तो वावेल कौन कौन से होते हैं? AEIOU। यहाँ पर P जो है वो कॉन्सोनेंट को रखा गया, जबकि 4 यहाँ पर आपको वावेल दिए गए हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अन्य से भिन्न होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और विकल्प आकृतियाँ आपको 4 दी गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर विकल्प आकृति में से कौन सी विकल्प आकृति जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर रखी जाएगी? थोड़ा जूम करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सवाल कैसे लगेगा। देखिए इस प्रकार की आकृतियों को देखने के लिए आपको या तो इसे क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करिए या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करिए। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो पहले तीर का निशान जो है, अगर हम बात करें तो ये दूसरे गोले पर था, अभी ये पहले पर आ गया है। तो आप देख रहे हैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते समय यहाँ पर देखिए जो प्लस के 2 निशान थे, अभी पहले 1 कर दिया, दूसरे वाले में 1 कर दिया गया है, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से घटाया बढ़ाया भी जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान लेकर चलना है। अब आपको चारों ऑप्शन भी दिखा देते हैं, आप लोग भी करने का प्रयास करिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अभी तीर का निशान देखिए दूसरे से पहले स्थान पर आ गया है, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर आ गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस स्थान पर आ जाएगा, तीर इस स्थान पर होगा, और यहाँ पर 2 जो प्लस हैं वो 1 प्लस में चेंज हो जाएंगे। देखिए 2 प्लस थे, फिर 1 प्लस हुआ, फिर 2 हुए, फिर 1 में होगा, और तीर वाले स्थान पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सेट करिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए अगर आप डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए 1 प्लस आ गया और तीर का निशान इस स्थान से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा चौथे स्थान पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन जो है वो तीसरे विकल्प में रखा गया। ये तो उत्तर आकृतियां थी ना, उत्तर आकृति में ये डी आकृति जो है वो तीसरे वाले ऑप्शन में रखी गई है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया है। 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। जिन लोगों ने कैलेंडर का चैप्टर पढ़ा होगा वही लोग इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर का चैप्टर जो होता है पूरा कोडिंग पर आधारित होता है। आपने कुछ अलग कोडिंग पढ़ी हो सकती है, मेरे अनुसार आपको मैं कैलेंडर के क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए 25 लिखेंगे, मार्च की जो कोडिंग होती है मेरे अनुसार 4 है, यहाँ पर फिर 6 लिख लेंगे, 6वां साल की बात कर रहा है,
और इस 6 ईयर में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 1 पड़ेगा। इसके बाद 2000 शताब्दी की बात की है तो शताब्दी कोडिंग होगी 6। अब 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही दिन डिसाइड करेगा। या तो सबको जोड़ करके 7 से भाग कर लीजिए या तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 25 में हम 7 का करेंगे तो 17 21, 4 शेषफल बचेगा। यहाँ पर तो 4 आएगा ही आएगा, 6 आ जाएगा, 1 और 6। फिर आपको 7 से भाग करना पड़ेगा। जब तक 7 से कम नहीं आ जाएगा तब तक आपको 7 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 4 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 6 21, 21/7, 21/7 मतलब यहाँ पर जो शेष आएगा 17 21 कट गया ना पूरी तरह से, शेषफल 0 आया। अगर शेषफल 0 आएगा तो दिन निकलेगा शनिवार। ठीक है, शनिवार कहाँ पर लिखा गया, शनिवार दूसरे वाले ऑप्शन में। अगर 1 आता तो संडे होता। इसी प्रकार से कोडिंग अलग अलग आपने पढ़ी होगी, लेकिन उत्तर आपका सेम ही निकल कर आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जैसा संबंध लेफ्ट का राइट के साथ में है वैसा संबंध आपको वर्टिकल का ये 4 ऑप्शन के साथ में बताना है। ऐसे इंग्लिश के आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हाई स्कूल तक भी इंग्लिश पढ़ी होगी ना तो आप इन सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट का राइट हुआ है मतलब अपोजिट का संबंध रखा गया है। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करेंगे वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब कैसे, जैसे कोई लाइन खींची गई है तो वर्टिकल में ये इस प्रकार से खींची जाएगी, लंबवत लाइन। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वर्टिकल का अपोजिट होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा करके कोई लाइन खींची जाएगी, क्षैतिज लाइन जो खींची जाती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर वर्टिकल मतलब लंबवत। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 6वां क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। ये 4 आपको दिए गए हैं ABCD, इसमें से बताइए विषम कौन सा है। देखिए अल्फाबेट में अगर आप स्थानों की बात करेंगे तो ई हमारा 5वें स्थान पर आता है, बिल्कुल सही है। टी 20वें स्थान पर आता है। वी की बात करेंगे अल्फाबेट में वी जो आता है वो 22वें स्थान पर आता है, तो ये गलत हो गया। जेड 26वें स्थान पर आता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विषम है, सी वाला ऑप्शन। और सी वाला ऑप्शन जो है वो लास्ट वाले ऑप्शन में रखा गया है। वी का जो स्थान होता है वो 22वां स्थान होता है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जो हैं वो लेवल वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी पुलिस पुरुष हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से समझते हैं। सभी जो पुलिस हैं, जो पुलिस का गोला होगा वो पुरुष के अंदर होगा। पुरुष को पूरा लिख लेते हैं और पुलिस वाला अंदर रख देते हैं। तो पुलिस अंदर होगा पुरुष के। सभी पुलिस पुरुष हैं तो पुरुष बाहर होगा और पुलिस का जो गोला होगा वो अंदर होगा। कोई भी आदमी साक्षर नहीं है। देखिए यहाँ पर पुरुष और आदमी को आप लोग सेम ही समझिएगा। पुरुष और आदमी इसने अलग अलग लिख दिया है, लेकिन पुरुष और आदमी सेम है, इसलिए इसे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी पुरुष जो है वो साक्षर नहीं है, इसका मतलब साक्षर का जो गोला होगा वो अलग बनेगा। ठीक है, समझ गए आप। आदमी और पुरुष यहाँ पर सेम ही है, इसने गलती की है लिखने में। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी पुलिस साक्षर नहीं है। देखिए कोई भी आदमी साक्षर नहीं है मतलब कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है। अगर कोई भी पुरुष साक्षर नहीं होगा तो पुलिस कैसे साक्षर हो सकती है, क्योंकि पुलिस तो पुरुष के अंदर ही आती है। इसलिए निष्कर्ष सही है ये। कुछ पुरुष पुलिस हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पुरुष जो हैं वो पुलिस हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर ही तो पुलिस आ रहा है ना। तो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो पालन करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला। दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न चिन्ह जो है वो निकटतम सदस्य है। जैसे कि ये प्रश्न चित्र है, इस चित्र के समान आपको विकल्प चित्र में कौन सी आकृति नजर आ रही है जो बिल्कुल निकटतम सदस्य मतलब एक ही जैसी आपको लग रही हो। तो अगर आप ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, इस प्रकार से पेपर फोल्ड किया गया है तो उसके शीर्ष के पास यहाँ पर लग रहा है, वैसा यहाँ पर इसने लगाया है। बाकी तो काफ़ी डिफर कर दिया ना सभी में। तो कौन सा विकल्प, ए वाला विकल्प चित्र जो है ऑप्शन में किस में रखा गया है, दूसरे वाले ऑप्शन में रखा गया। दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
9वां क्वेश्चन है विषम की पहचान करनी है। जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं आपको एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा गया था। देखिए एम का जो स्थान होता है वो 10वां नहीं होता। अगर आप अल्फाबेट में एम का स्थान देखेंगे तो 13 नंबर पर एम आता है, टी तो 20 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, लेकिन एम का स्थान 13 होता है। तो विषम कौन सा है? ए वाला ऑप्शन। और ए वाला ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन में रखा गया है, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त छवि का जल प्रतिबिंब आपको बताना है। जैसे ये ऊपर वाली आकृति आपको दिख रही है, तो जल प्रतिबिंब इसका कौन सा बनेगा? ए बी सी डी ये विकल्प आकृति हैं। यहाँ पर देखिए दर्पण रख दीजिए। अगर दर्पण रखेंगे तो वो जल ही प्रतिबिंब होता है। नीचे आपने दर्पण रखा तो ऊपर वाली संरचना उलट करके नीचे की ओर बनेगी। तो ये बी वाले ऑप्शन को आप गौर से देखिए, क्या आपको बी वाला ऑप्शन जो है इसका उल्टा दिख रहा है जल प्रतिबिंब के रूप में? तो अगर आपको बी ऑप्शन सही दिख रहा है तो इसका बी वाला ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जल प्रतिबिंब के लिए नीचे दर्पण रख लेंगे ना, तो आसानी से आपको समझ में आएगा बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको स्पष्ट तौर पर प्रश्न दिखे। यहाँ पर लिखा गया कथन में कुमार कपिल के पिता नहीं है, कपिल प्रसाद का पुत्र है। ठीक है, तो प्रसाद का पुत्र कौन होगा? कपिल होगा। बना लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। कपिल जो है वो प्रसाद का पुत्र है, मतलब प्रसाद जो है उसका पिता होगा। प्रसाद के 3 बेटे हैं, एक तो कपिल हो गया, 2 अन्य कोई होंगे। चलिए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं, कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। कुमार के बच्चे नहीं हैं, कुमार के बच्चे नहीं है, ये आपको कथन में नहीं बताया गया है कि नहीं? तो इसे आप गलत करेंगे। कुमार प्रसाद का पुत्र है, कुमार प्रसाद का पुत्र है, ये भी आपको कथन में नहीं बताया गया है। कपिल कुमार का भाई है, ये भी आपको कथन में बताया गया कि कपिल जो है कुमार का भाई है कि नहीं है। प्रसाद कपिल के पिता हैं, यही बात आपको सिर्फ बताई गई है। कपिल प्रसाद का पुत्र है या तो प्रसाद कपिल के पिता हैं, सिर्फ यही बात आपको बताई गई है। तो लास्ट वाले विकल्प ही सही ऑप्शन होगा। लेकिन अब ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आपको चौथा विकल्प जो है वो सही नहीं नजर आ रहा होगा। चौथे विकल्प के बारे में लिखा ही नहीं गया। इसने सही किया है ना तो पहला ना तो दूसरा। अब तीसरा कोई सही नहीं कर सकता, चौथे के बारे में इसने कुछ लिखा नहीं है, तो आप इसको ही सही कर सकते हैं, या तो फिर इस क्वेश्चन को रेलवे को इग्नोर क्वेश्चन के श्रेणी में डालना चाहिए था। तो ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि चौथा वाले विकल्प सही है और चौथे के बारे में इसने लिखा नहीं है, तो आप पहला को सही कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कूट भाषा में नीट को देखे 3409 लिखा जाता है, तो लन को आप क्या कोडिंग देंगे ये आपको डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? देखिए अगर आप नीट के अल्फ़ाबेट के स्थान को देखेंगे तो एन हमारा होता है 14वें स्थान पर, ई होता है 5वें स्थान पर, ए होता है पहले स्थान पर और टी होता है 20वें स्थान पर। तो ये अल्फ़ाबेट के अगर आप देखना चाहेंगे 3409 किसी प्रकार से नहीं बन रहा है, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 14 से 1 कम करेंगे तो 13 बनेगा, 5 से 1 कम करेंगे तो 4 बनेगा और 1 से 1 कम करेंगे 0 और 20 से 1 कम करेंगे तो 19 बनेगा। ठीक है, अब जहाँ पर भी इकाई और दहाई है उसमें आपको इकाई का अंक ले लेना है। यहाँ पर देखिए 2 हैं तो यहाँ पर 3 को ले लीजिए, 4 तो इकाई का अंक ही था तो 4 को तो लेना ही पड़ेगा, 0 भी इकाई का अंक था तो 0 लेना पड़ेगा, 19 डबल डिजिट में था तो उसका इकाई का अंक जो आएगा वो 9 आएगा। तो 3409 जो है इस प्रकार से नीट बना है। इसी प्रकार लर्न का अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो एल जो होता है वो किस स्थान पर होता है? 12वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, आर होता है 18वें स्थान पर और एन होता है 14वें स्थान पर। ठीक है, तो डबल डिजिट वालों में इकाई का अंक लेना है और सिंगल डिजिट वालों में पूरा ही ले लेना है, तो उसमें इकाई का अंक तो होता ही है। सबसे पहले इनको कम करिए ना, 1 तो कम करे थे ना, पहली बार भी 1 कम किए थे, 11 कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए, इसे 0 कर लीजिए, ये 17 और ये 13। अब इकाई का अंक लेना स्टार्ट करेंगे, इसमें से 1 निकलेगा, ये 4 0 7
3। 140 73 कहाँ पर लिखा गया है? पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखा आपने कितना घुमा करके भी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ तक आपको दिमाग को ले जाना है। ठीक है, समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आरेख आपको दिया गया है। एक कक्षा में फुटबॉल को F से डिनोट किया गया है, हॉकी को S से, बास्केटबॉल को B से। तो आपसे पूछा गया है खेल H खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या। वीडियो क्वालिटी को आप लोग ऊपर से बढ़ा लीजिएगा ताकि जो प्रश्न है आपको अच्छे से दिख सके। अब जो H खेलते हैं उनकी टोटल संख्या आपसे पूछी गई है, मतलब हॉकी खेलने वाले, और H का गोला कौन सा गोला है? ये वाला। तो इसके अंदर जो भी होंगे वो सारे हॉकी खेलेंगे। तो 12 + 12 + 15 और +14 को जोड़ लीजिए। 12 12 24 और 24 14 कितना हो जाएगा? 38, और 38 15 53। 53 टोटल होंगे। किस ऑप्शन में रखा गया है? दूसरे वाले ऑप्शन में रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। सही ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन। पूरा गोले के अंदर जितने भी होंगे उनको आपको शामिल करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर दी गई चिन्ह आपको चेंज करना है, भाग की जगह पर मल्टीपल, मल्टीपल की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग से आप चेंज करके इस समीकरण का उत्तर आपको देना है। तो चलिए चेंज करते हैं। 12 मल्टीपल की जगह पर प्लस करना है, और प्लस की जगह पर माइनस करना है, और माइनस की जगह पर भाग करना है, और भाग की जगह पर मल्टीपल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग हल होगा। यहाँ पर 1/2 जाएगा तो ये 4 बनेगा, और फिर मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12, ये टोटल 12 बन जाएगा। और 12 और 12 ये दोनों माइनस में है, एक प्लस में है, कट जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, उत्तर आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से चेंज वाले क्वेश्चन में आप जितनी तेजी से करेंगे उतना आपका समय बचेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं ABCD। ठीक है, और चारों कलर में भी दी गई हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चनों में ये देखा गया है उसका कलर चेंज कर देता है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो कलर पर भी ध्यान दीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में आप दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। कौन सा चित्र है जो ग्रुप से संबंधित नहीं है? किसी में अलग कुछ किया गया है, ABCD में से अलग आपको पहचान करनी है। चलिए बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले बता दें, इसमें कलर में जो है डिफरेंस नहीं किया गया, सबका कलर जो है सेम रखा गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में टॉफी और आइसक्रीम के स्थान को चेंज कर दिया है। देखिए आइसक्रीम पहले, टॉफी बाद में, आइसक्रीम पहले, टॉफी बाद में, आइसक्रीम पहले, टॉफी बाद में, तीनों ऑप्शन में। लेकिन पहले वाले में टॉफी पहले कर दिया, आइसक्रीम बाद में कर दिया है, तो ये वाली डिफर आकृति है। ठीक है, बाकी तो सेम एक ही जैसी सारी बनाई गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन। संबंधित नहीं है, ए वाला जो ऑप्शन है वो संबंधित नहीं है ग्रुप से। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सवाल और कथन। आपको ये बताना है प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कौन से कथन पर्याप्त लग रहे हैं। सवाल में आपसे पूछा गया N और M चचेरे भाई हैं, अब से उनकी कुल आयु 10 साल बाद क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है 10 साल बाद N और M की आयु कितनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप कितने कथनों की सहायता ले सकते हैं? पहला कथन, दूसरा कथन, या दोनों को मिला करके, या दोनों ही आपको पर्याप्त नहीं लग रहे हैं? देखिए N और M चचेरे भाई हैं, मतलब चाचा के लड़के होंगे। तो इसके बारे में दिया गया है पहले कथन में N जो है M से 5 साल छोटा है। मान लीजिए M जो है वो X साल का है, तो N जो होगा M से 5 साल छोटा है, मतलब X - 5 होगा। भाई 5 साल छोटा है तो 5 साल तो उसको कम हो गई। M जो है अभी 20 साल का है। अगर M 20 साल का है तो N कितने साल का होगा? 15 साल का होगा। भाई 5 साल छोटा है। अभी आपने दोनों की उम्र निकाल ली, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। अभी ये 35 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने के होंगे? दोनों में 10 10 बढ़ जाएगा, 35 20 55 हो जाएंगे। दोनों मिलाकर के 55 साल के हो जाएंगे 10 साल बाद। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों की सहायता ली ना, तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं प्रश्न के उत्तर देने के लिए। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 17 नंबर क्वेश्चन है,
एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एम वी के पति की बहन है और एन वी का भाई है, तो एम का वाई से संबंध आपको बताना है। चलिए आप लोग भी स्टार्ट करिए, हम भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, मतलब अगर जेंडर की बात करेंगे तो एक्स जो है उसका जेंडर जो है मेल है तो प्लस कर देंगे, जिसका जेंडर हमें मालूम चलता जाएगा उसे प्लस माइनस हम लोग करते जाएंगे। वी जो है वाई की माँ है, मतलब दोनों की तो माँ होगी ना, वी माइनस कर दीजिए, फीमेल हो गई है। एम जो है वी के पति की बहन है, वी का कोई पति होगा उसके बारे में आपको नहीं बताया गया है, और एम जो है वी के पति की बहन है, तो एम जो होगी वी के पति की बहन होगी, माइनस कर दीजिए। एन वी का भाई है, एन जो है वो वी का भाई है, ठीक है। एम का वाई से क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। एम जो है वाई की क्या लगेगी, अब देखिए वी जो है माता है एक्स और वाई दोनों की, तो इसके पति की बहन तो आपकी बुआ लगेगी ना। एम जो है वाई की बुआ लगेगी, एक्स की बुआ लगेगी, तो बुआ वाला यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसने सही किया है चाची मामी मौसी। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए बुआ। एक बार आप लोग भी लगाने का प्रयास करिएगा, बुआ ही इसका उत्तर निकलेगा, ठीक है, करने का प्रयास करिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन एक कथन स्कर से क्वेश्चन आया है, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन में लिखा गया कुछ बंदर कपी हैं और कोई भी कपी मानव नहीं है, तो निष्कर्ष बताना है आपके अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। चलिए करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा गया कुछ बंदर कपी हैं, तो जो बंदर का गोला होगा वो कपी के साथ में थोड़ा से अटैच आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ना कुछ बंदर कपी हैं, तो कुछ बंदर कपी के अंदर होंगे और कुछ कपी बंदर के अंदर होंगे गोले में। कोई भी कपी जो है मानव नहीं है, तो कपी का गोला जो है वो मानव के गोले से अलग आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कपी मानव नहीं है, ये बात तो स्पष्ट तौर पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में आप क्या सही कर सकते हैं, सभी बंदर मानव हैं। सभी बंदर मानव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई कपी मानव नहीं है तो मानव के साथ में गोला अटैच भी नहीं होगा, तो निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। कोई भी मानव बंदर नहीं है, कोई भी मानव बंदर नहीं है, मानव का गोला जो है हमने बिल्कुल अलग रखा है, तो ये संभावना हो सकती है दूसरा वाला ऑप्शन जो है अनुसरण हो सकता है हमारे जो वेन डायग्राम के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, दूसरा ही अनुसरण करेगा, पहला वाला नहीं करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है, कथन काफ़ी बढ़िया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। स्कूल के बाद क्या बच्चों को ट्यूशन कक्षा में भेजा जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं स्कूल के बाद कोचिंग कर देते हैं बच्चे की, ट्यूशन कर देते हैं, तो इसके आपको तर्क देना है, हाँ में देंगे आपकी नहीं में देंगे। हाँ में देंगे तो हाँ वाले को पहले पढ़ लीजिए। हाँ में लिखा गया है सभी बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी है क्योंकि इससे अधिक अभ्यास करने में मदद मिलती है। या फिर नहीं में अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो नहीं में लिखा गया केवल वे छात्र जो अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं और जो लोग अभी तक अपनी समझ में आत्मविश्वास नहीं रखते हैं उन्हें अतिरिक्त ट्यूशन क्लास भेजा जाना चाहिए। तो आप इसे हाँ में सही उत्तर करेंगे कि नहीं में करेंगे। चलिए ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, कथन में ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं लिखी गई है, ये आपको तर्क देना ही है। इसमें जो नहीं में उत्तर लिखा गया है वही मजबूत लग रहा है, तो तर्क 2 जो है वो मजबूत है। देखिए सभी बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ बच्चे देखिए क्या होते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो उनके बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्हें समझ में आ जाता है, बार बार उन्हें वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है। जिनको स्कूल में नहीं समझ में आता है उनको ट्यूशन भेजना चाहिए, कोचिंग भेजना चाहिए, लगातार अभ्यास कराना चाहिए। लेकिन जिनकी अवधारणाएं पहले ही क्लास में स्पष्ट हो चुकी हैं तो फिर उनको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। यही चीज़ इसने कहा है कि ट्यूशन कक्षा में भेजा जाना चाहिए कि नहीं, तो इसने नहीं वाला सही किया है, क्योंकि जिनकी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही कक्षा में उनके लिए फिर अभ्यास की आवश्यकता है ना। सभी के लिए नहीं ट्यूशन जरूरी है, कुछ लोग के लिए जरूरी है, दूसरा वाला मजबूत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित संख्या में मुर्गियां और गाय हैं। यदि पैरों की संख्या कुल 142 है और कुल स्तर 50 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
अब क्वेश्चन देखिए इसमें इस प्रकार से बनता है कि या तो उसके 2 पैर होंगे या तो उसके 4 पैर होंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर दोनों के 2-2 पैर होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बना है। लेकिन सर तो एक ही होता है ना, मुर्गी का भी एक सर होगा, गाय का भी एक सर होगा, तो टोटल 50 सर है। इसका मतलब मुर्गी और गाय की संख्या भी 50 होगी। दोनों के सर अगर 50 हैं तो संख्या भी तो 50 ही होगी। अब मुर्गी के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मुर्गी के 2 पैर हैं, गाय के भी 2 पैर हैं, तो 50 सर वालों के टोटल कितने पैर होंगे? 100 पैर होंगे। भाई मुर्गी के भी 2 होंगे, गाय के भी 2 आपने मान लिए, तो 50 सर के 100 पैर तो होंगे ही होंगे ना। और ये कह रहा है टोटल पैरों की संख्या 142 है। मतलब 100 पैर तो हमने मान लिए 2-2 और 42 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इसका मतलब 42 जो एक्स्ट्रा हुए वो गाय की वजह से हुए। गाय के 4 पैर होते हैं, हमने 2 माने थे, तो 2-2 और आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कितनों बढ़ाने पड़ेंगे? 2 से भाग कर दीजिए, 42/2 करेंगे 21। मतलब 21 गाय ऐसी हैं जिसको आपको 2 पैर और देने पड़ेंगे, तो 21 तो गाय हो गई। तो बची कितनी मुर्गियां? 21 घटा दीजिए 50 में से, 29 मुर्गियां बचेंगी जिनके पास 2 पैर होंगे, बाकी के पास, गायों के पास 4 पैर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करिए। पहले मान लीजिए कि दोनों के 2-2 पैर हैं, फिर पैरों की संख्या से घटा करके आपको गायों की संख्या मिल जाएगी, फिर उससे मुर्गियों की संख्या मिल जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसको आपको चलाना है दिशा वाइज, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको चलाना है और शुरुआत और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ आपको हम डायग्राम बना करके बताते चलते हैं कैसे कहाँ पर क्या चलेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व इधर होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो श्रीमान जेड जो हैं पूर्व दिशा की ओर देखते हुए बाएं की ओर मुड़ जाते हैं। मतलब अगर इन्हें हम यहाँ पर खड़ा कर दें तो देखिए इधर की ओर रहे लेकिन मुड़ ऊपर की ओर रहे। बायां किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। और ये 5 किलोमीटर जाते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं? ए बिंदु पर पहुँच जाते हैं। कॉपी पे आप लोग अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ और समझाने में स्पष्ट आपको नज़र नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको उत्तर निकाल कर दिखाऊंगा। यहाँ पर 5 किलोमीटर ए बिंदु पर पहुँच गया, फिर बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पर 4 किलोमीटर चलकर बी बिंदु पर पहुँच जाता है। अब इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर, दायां ऊपर होगा और ये 3 किलोमीटर चलेगा। अभी बिंदु सी पर पहुँच गया। अब फिर क्या करें? दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो दायां किधर होगा? इस साइड होगा। 10 चलना है, 4 तो यहाँ तक होगा और 6 यहाँ पर होगा, टोटल 10 हो गए। अब ये डी बिंदु पर पहुँच गया। अब क्या कह रहा है कि शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था अभी यहाँ पर पहुँच गया, तो इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। ऊपर की भुजा आपको 6 दे रखी है और ये लंबवत वाली भुजा कितनी बनेगी? ये 5 है और ये 3 है, टोटल 8 बनेगी। कर्ण आपको निकालना है, तो 8 × 8 = 64 प्लस 36 अंडर रूट कर देंगे, 36 और 64 100 बनेंगे, अंडर रूट में करेंगे 10, तो कर्ण का मान यहाँ पर से 10 आ गया, तो ये दूरी आपको 10 निकल आएगी। सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। कॉपी में बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक रफली तौर पर बनाया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक विनिर्माण कंपनी में 2 शिफ्टों में काम चलता है, सेकेंड शिफ्ट में कितने कर्मचारी आते हैं? इसका उत्तर देने के लिए आपको कौन कौन से कथनों की आवश्यकता है? कितने कथन आपकी सहायता करेंगे? पहले कथन में लिखा गया कंपनी में कुल 50 कर्मचारी हैं। ठीक है, 50 कर्मचारी हैं जो 2 शिफ्ट में काम करेंगे। कुल कर्मचारी का 1/5 भाग पहली शिफ्ट में आता है। मतलब पहली शिफ्ट में 1/5, मतलब 50 का 1/5, पहली शिफ्ट में 10 लोग आते हैं 50 में से। तो दूसरी शिफ्ट में कितने आएंगे? 40 आएंगे। भाई 2 ही शिफ्ट में काम हो रहा है, तो पहली में 10 आएंगे, दूसरे में 40 आना पड़ेगा। तो दोनों कथनों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आपको सेकेंड शिफ्ट में कितने कर्मचारी हैं निकालना है तो दोनों ही कथन सहायता लेनी पड़ेगी। सभी कथन, यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे, मतलब दोनों कथन की आपको सहायता लेनी पड़ेगी।
23 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में अगला पद आपको ज्ञात करना है। 5Q दिया गया है, 7N 11K 17H लिखा गया है, अगला पद आपको बताना है। सबसे पहले हम नंबर वाली सीरीज को देखते हैं। 5 से 7 हो रहा है मतलब 2 बढ़ा, 7 से 11 हो रहा है मतलब 4 बढ़ा, 7 4 11, 11 6 17 तो 6 बढ़ा, 2 4 6 मतलब नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो 8 से बढ़ेगा, 17 8 25 मतलब अगला जो पद है वो 25 से स्टार्टिंग होगी नंबर की। अब 25 वाले 2 ऑप्शन है, पहले वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है। तो अभी आपको अल्फ़ाबेट भी मिलाना पड़ेगा। QN मतलब घट रहा है ना, पीछे की ओर आ रहा है। Q हमारा होता है 17वें स्थान पर, N होता है कौन से स्थान पर 14, 3 घटा, 14 से 3 घटेगा 11 स्थान पर K होता है, 11 से 3 घटेगा H हमारा 8वें स्थान पर होता है, और 8 से 3 घटेगा 5वें स्थान पर अल्फ़ाबेट की सीरीज में 3 होता है, वो E होता है। तो 25 तो हमने पहले निकाल लिया था, E आ गया अल्फ़ाबेट वाली से, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, सही ऑप्शन हो। अगला पद 25 E आएगा। अगर देखिए 25 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखता तो आप तुरंत 25 सही कर देते, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में 25 दे रखा है, तो फिर आपको अल्फ़ाबेट वाला मिलाना ही, किसी क्वेश्चन में आपको नहीं भी मिलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 25 से ही उत्तर आपका आ जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बर्फीले मौसम पर ड्राइव स्लो साइन बोर्ड प्रत्येक राजमार्ग में स्थापित किया जाता था। मतलब जब बर्फीला मौसम होता है पहाड़ों में, आप जानते होंगे, तो स्लो ड्राइविंग मतलब धीरे चलिए का एक बोर्ड राजमार्ग में लगा होता है। तो इसकी धारणा क्या है? बर्फ गिरने के दिनों में बहुत घातक दुर्घटनाएं होती हैं, या फिर दूसरा, बर्फीले दिनों में सड़कों पर फिसलन होती है और ड्राइव करने के लिए खतरनाक होती है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं। बर्फ गिरने से अगर आप तेज चलाएंगे तो घातक दुर्घटनाएं होंगी, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ड्राइव स्लो का बोर्ड लगाया जाता है। फिसलन होती है ना बर्फीले में, तो खतरनाक होता है ड्राइविंग के लिए, इसलिए जितना आप धीमे चलेंगे उतना आपके लिए सही है। तो 1 और 2 दोनों निहित होंगी, लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही धारणाएं जो हैं वो सही है कथन के अनुसार। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वॉल का जैसा संबंध ब्लॉक के साथ में है वैसा विंडो का संबंध आपको बताना है, ये 4 ऑप्शनों के अनुसार। ठीक है, वॉल मतलब दीवार होती है, और दीवार का काम क्या होता है? एक बांधा के रूप में होता है, ब्लॉक का काम करती है। वैसे विंडो मतलब खिड़की किसका काम करती है? ओपन मतलब खुला होती है। जैसे वॉल ब्लॉक होती है वैसे विंडो ओपन होती है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसा संबंध पहले का दूसरे के साथ में है वैसे तीसरे का आपको चौथे के साथ में बताना है। तो विंडो खुली होती है, वॉल ब्लॉक होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आकृति आपको दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी? ABCD में से आपको इसका चुनाव करना है। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको करने के लिए बताया है कि आप पहली आकृति को या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या तो क्लॉकवाइज घुमाकर देखिए कैसी आकृति बन रही है। यहाँ पर देखिए पहली वाली आकृति को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको दूसरी आकृति मिलेगी। अब दूसरी से तीसरी वाली अलग हो गई ना, तो तीसरी से चौथी बनाने का प्रयास करिए। अब तीसरी वाली को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर वाला जो आधा आपको गोला दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, और ये इधर की ओर जो डार्क है अब इधर की ओर डार्क आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? डी वाले ऑप्शन में देखिए। अगर आप तीसरी वाली आकृति को एंटी क्लॉकवाइज इतना ही घुमाएंगे जितना इसे घुमाया था तो आपको डी वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन से ऑप्शन में डी रखा गया है? पहले वाले ऑप्शन में रखा गया, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से प्रश्न को आप काफ़ी आसानी से सही कर सकते हैं। घुमा करके देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इसी तरह से नजर आ जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर वेन आरेख आपको दिया गया है। इसमें ए जो है वो बैडमिंटन को प्रदर्शित करता है, बी बास्केटबॉल को और सी टेनिस को। ठीक है, तो आपसे पूछने का प्रयास किया कितने छात्र टेनिस खेलते हैं, मतलब सी वाला टेनिस है। कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते? तो बास्केटबॉल का गोला जो है बी वाला है, तो बास्केटबॉल के अंदर के कोई खिलाड़ी आपको नहीं लेना है, इसके अंदर के कोई खिलाड़ी नहीं लेना है, बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। कितने छात्र टेनिस खेलते हैं? तो टेनिस वाला सी वाला गोला है, और सी में आपने देखा कि 10 तो ये हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, और 10 ऐसे और हैं
जो टेनिस के साथ साथ बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन टेनिस तो खेलते हैं ना, तो 10 + 10 20 छात्र ऐसे हैं जो टेनिस तो खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 20। यहाँ पर देख लिया आपने। तो 10 तो ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं और 10 ऐसे हैं जो बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो इसने ये तो नहीं पूछा ना आपसे कि बैडमिंटन खेलने वाले आपको लेने कि नहीं लेने, इसने बस आपसे यही कहा है कि बास्केटबॉल वाले नहीं लेने हैं। तो 20 इसका सही उत्तर होगा। आज का देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। श्रृंखला में समानता आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शन है। ए यहाँ पर देखिए श्रृंखला 1 2 3 श्रृंखला में दी गई है और इसमें आपको बताना है आपको क्या समानता दिख रही है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। आज का हमारा ये 28 नंबर क्वेश्चन था। इस सेट में 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन इसमें से इग्नोर कर दिए गए थे, तो वो क्वेश्चन आपको कराने से कोई मतलब नहीं है, उनके उत्तर नहीं निकल रहे हैं। तो 28 क्वेश्चन जो हैं इसमें सही तरीके से पूछे गए थे। फिर भी इसमें मैंने आपको बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन में इसमें भी इग्नोर क्वेश्चन और भी करने लायक थे। जैसे एक बुआ वाला ऑप्शन था, उसको देख लीजिएगा, उसमें संबंध मेरे हिसाब से बुआ है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें चौथा विकल्प सही था, लेकिन चौथे विकल्प के बारे में इसने कुछ लिखा नहीं था। तो इस प्रकार से रेलवे से गलतियां हुई हैं, उस पर आप लोग ध्यान रख करके इस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इन 28 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। 28 में से अगर आपने 25 तक क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपकी रीजनिंग जो है वो बेहतर मानी जाएगी। और 20 से प्लस ही करने का प्रयास करिएगा, 20 से नीचे मत जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सारे आपको सही करने हैं। 28 में 28 आपको सही करने हैं। ठीक है, किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर इसका उत्तर ये से ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगली सीरीज आपको इस तरह मिलती रहेगी। अगर आपको पसंद आएगी तो लगातार हम आपको रीजनिंग के सेट कराते रहेंगे। आपको ग्रुप डी के भी करा रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए रेलवे NTPC की जो CBT 1 में रीजनिंग पूछी गई है उनके भी आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, जल्दी आपका एग्जाम लगने वाला है, NTPC 2 वाला भी और रेलवे ग्रुप डी 2022 वाला भी। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए, क्योंकि लगातार आप 2 साल से पढ़ ही रहे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके सामने वाला तो पढ़ ही रहा है ना। तो कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, वैकेंसियाँ कम होती चली जा रही हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।